Bismillahirrahmanirrahim. I am Wahid Karim Malik, registration number SP22BSC036 from COMSET Islamabad वाह कैंपस। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है जिस पे मैंने प्रेजेंटेशन देनी है वो है पाक स्टडीज़। मेरा आज का टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। हम देखेंगे जो अंग्रेज़ थे जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप की, फिर जंग हुई, उन्होंने कब्ज़ा किया। तो वो उनकी शुरुआत कैसी थी, वो किस तरह यहाँ पर आए थे, किस तरह उन्होंने कब्ज़ा किया था, और जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था तो उसके बाद क्या असरात हुए थे हिंदू और मुसलमानों पर उसके। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में देखेंगे। बैकग्राउंड में आता है कि वास्को डी गामा जो कि पोर्टुगल जो ट्रेडर था वो यहाँ पे आया था 1498 में। यहाँ पे आके उसने तिजारत की थी, लेकिन जब वो वापस गया था तो यूरोपियन ने देखा कि उसको इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। शुरू में क्या था कि वो अरब जो थे वो यहाँ पे आके ट्रेडिंग करते थे, सब कॉन्टिनेंट से ट्रेडिंग करके वो यूरोप में पहुँचाते थे। लेकिन जब यूरोपियन ने ये देखा कि अगर हम डायरेक्टली सब कॉन्टिनेंट में जाके ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर जब अरब को ये मालूम हुआ तो उन्होंने, जब यूरोपियन ट्रेडिंग करने आते थे तो वो उनको यहाँ पे आके मारते थे, किल करते थे, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह साबित होती थी। फिर आगे यूरोपियन ट्रेडिंग। इसमें हम रूट देखेंगे। जो यूरोपियन थे उन्होंने सबसे पहले रूट अपनाया था ये ऊपर वाला, जिसमें देख सकते हैं हम कि वो अरब से होते हुए आगे सब कॉन्टिनेंट में ट्रेडिंग करते थे। ये रास्ता उनके लिए इजी था, आसान था, लेकिन इस रास्ते में क्या था कि वो अरब जब यहाँ से गुजरते थे तो अरब उनको मार देते थे, उनके लिए वो जान का खतरा बनता था ब्रिटेन यूरोपियंस के लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा रूट अपनाया, ये अफ्रीका की साइड से होते हुए आगे इस तरह सब कॉन्टिनेंट में जाके वो ट्रेडिंग करते थे। ये रास्ता उनके लिए मुश्किल तो था, बड़ा तो था, लेकिन ये रास्ता उनके लिए सेफ था। यहाँ पे उनको अपनी जान का खतरा नहीं था, वहां पर उनको अपनी जान का खतरा था, इसी लिहाज से उन्होंने ये दूसरा रूट अपनाया। इसमें हम देखें कि जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हमें सब कॉन्टिनेंट में जाके इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो उन्होंने अपनी जो मलका थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उससे इजाज़त ली थी कि हमें वहाँ जाके ट्रेडिंग करने की इजाज़त दे दे। उसने उनको इजाज़त दे दी थी। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो यहाँ पे आए थे। उन्होंने जहांगीर, मुग़ल बादशाह जो उस वक्त जहांगीर थे, उनसे मुलाकात की और अपनी इजाज़त ले ली थी कि वो हमें वो ट्रेडिंग करने की इजाज़त दे दे। इसी तरह उनको इजाज़त मिल गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे आगे ट्रेडिंग करनी की थी और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लगा। ये आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स एंड मुगल कोर्ट, जिसमें जहांगीर एम्पायर, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो थे। ये उसी चीज़ को बताती है कि जब ब्रिटिशर्स ने मुगल कोर्ट में आके जहांगीर से मुलाकात की, ये उसी चीज़ जहांगीर ने फिर उनको इजाज़त दे दी थी। फिर इसी तरह इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगा। शाही फरमान है टैक्स कलेक्शन। उसके बाद जब पुराने दौर में जब बादशाह किसी को किसी चीज़ की परमिशन दे देता था तो वो उसको एक फरमान जारी करता था जिसका मकसद ये था कि हाँ इसको परमिशन मिल गई है। जब वो मुगल एम्पायर ने ब्रिटिशर्स को इजाज़त दे दी थी तो फिर उन्होंने एक शाही फरमान जो आप देख सकते हैं ये जारी किया था, जिसमें ये था कि हाँ ब्रिटिशर्स को हमने अलाउ कर दिया कि यहाँ पे वो आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर शाह आलम टू और सर रॉबर्ट, पिक्चर में आप देख सकते हैं मुलाकात हुई, जिसमें शाह आलम टू ने सर रॉबर्ट को इजाज़त दे दी थी कि वो बंगाल में टैक्स कलेक्शन कर सके। इस तरह हमने ही अभी तक यहाँ पे देखा है कि वो उन्होंने आके किस तरह यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाज़त दी थी, किस तरह उनको इजाज़त मिल गई थी। अब हम आगे देखेंगे कि इजाज़त मिलने के बाद क्या हुआ था। अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। जब उन्होंने आके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लगा ली थी तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की को उन्होंने ग्रेजुअली एक्सपेंड किया था, क्योंकि उनका मकसद यही था कि हमने अब इस पूरी जगह पे कब्जा करना है। 1799 में उन्होंने मैसूर की जंग आपको जानते होंगे कि जो उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ी थी, टीपू सुल्तान को उन्होंने शिकस्त दे दी थी। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता, मदारस, मुंबई यहाँ पे अपने आके ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाया। फिर 1857 में जो जंग हुई थी, उस जंग के बाद 1858 में ब्रिटिश राज हो गया था। फिर ये सामने आ गया था कि अब पूरे
जो पूरा सब कॉन्टिनेंट में इसमें ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 30 ट्रिलियन पाउंड एसेट इन्होंने यहाँ से ब्रिटिशर्स में ट्रांसफ़र करवाए। 30 ट्रिलियन पाउंड एसेट्स यानी कि इसमें सारा आ जाता है रॉ मटेरियल्स और बाकी जो चीज़ें यहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कराई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रकम थी 30 ट्रिलियन पाउंड। उसके बाद आ जाता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए ही थे इसीलिए थे क्योंकि ये जो इलाका था वो रॉ मटेरियल्स था रिचेस्ट रीजन था, क्योंकि यहाँ हर तरह का फल सब्जी 4 मौसम थे। तो जो रॉ मटेरियल्स के लिहाज से रिचेस्ट रीजन था, इसी लिहाज से उन्होंने यहाँ पे आके इस पे कब्जा किया, क्योंकि उनका मकसद यही था कि हमने यहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेके जाना है। फिर उन्होंने यही किया कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स थे वहाँ यहाँ से लेकर ब्रिटिशर्स जो उनका अपने जो कंट्री थी वहाँ पे लेके गए ट्रांसफ़र कर। द स्प्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें आ रहा था कि सूरत, बॉम्बे, मदारस, कलकत्ता, पटना, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई, आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, जो दूर दराज से लोग इस इनके पास आते थे खरीदा फरोख्त के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब खरीदा फरोख्त उन्होंने कर ली तो ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई थी वही हो रहा था, उसी तरह सब कुछ चल रहा था। इनके पास लोग आते गए, इनकी तजारत बढ़ी और इन्होंने फिर क्या किया, मुख्तलिफ और जगहों पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाना शुरू कर दी। इसी तरह जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगा ली थी तो उसके बाद 1857 में इन्होंने जंग की और सब कुछ हुआ, जिसमें था बात ये हुआ था कि अब इनका पूरे जंग जीत ली थी। उसके बाद इनका पूरा कब्जा हो गया था। अब हम देखेंगे कि जब कब्जा हो गया था तो उससे चेंज किया गया था। न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू कल्चर और न्यू लैंग्वेज आ गए थे। जाहिर सी बात है, जब आप एक कौम दूसरी कौम पे आके कब्जा करेगी तो वहाँ पे तो आके अपना ही निज़ाम चलाएगी। तो इसी तरह जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे आके अपना नया निज़ाम चलाया था, अपनी चीज़ें आके यहाँ पे नाफिज कर दी थी। उसके बाद जो इंग्लिश जो थी वो 1837 में ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बना ली थी। हालांकि हमने देखा है कि जो जंग थी वो 1857 में हुई थी, लेकिन उस 20 साल पहले 37 में उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, जिससे ये साबित हो जाता है कि उनका मकसद यही था कि हमने यहाँ पे आके कब्जा करना है, और वो अपने इसी मकसद में कामयाब हो रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 1837 में इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद आ जाता है कि चैलेंज, जो सबसे ज़्यादा नुकसान था, चैलेंज था, वो मुसलमानों के लिए था, क्योंकि पहले वो इसी जगह पे हुकूमत करते थे, अब उनको इसी जगह पे गुलामी करनी पड़ गई थी। जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह पे हुकूमत करेंगे फिर उसी जगह पे गुलामी करेंगे, जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे आपको प्रॉब्लम तो होंगी, मसले मसाइल तो होंगे, लेकिन जो हिंदू थे उनके लिए कोई चीज़ बदली नहीं है, सब कुछ सेम ही था। क्योंकि पहले वो मुसलमानों की गुलामी करते थे, अभी वो उन्होंने आगे अंग्रेज़ों की गुलामी करनी शुरू कर दी। उनके लिए तो चीज़ें सेम ही थी, जैसे आजकल के दौर में एक हुकूमत जाती है दूसरी आ जाती है, तो इससे जो अवाम होती है उसको तो कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान उसी को होता है जो हुकूमत जाती है। तो इसीलिए हिंदुओं को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान मुसलमानों को हुआ था। उसके बाद जो मुस्लिम और हिंदू थे उन्होंने मजबूरन जो ब्रिटिश का कल्चर था वो उसको अपनाया, क्योंकि वो ये उनकी मजबूरी थी, ये उस टाइम गुलामी कर रहे थे, तो ये अब उनकी मजबूरी बन गई थी कि उन्होंने अब अंग्रेज़ों के तौर तरीक़ों को अपनाना है, उनकी लैंग्वेज उनका कल्चर उन्होंने अपनाया और उन्होंने फिर मजबूरन उसे अपनाया था। फिर हम देखेंगे कि जब कब्ज़ा कर लिया था उसके बाद क्या हुआ। कब्ज़े के बाद जो हिंदू और मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए थे। इख्तलाफात में आता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867, जिसको आप उर्दू हिंदी तनाज़ा कहते हैं। इसमें यह था कि जो मुसलमान थे इन्होंने कहा था कि हमारी लैंग्वेज होगी उर्दू। उर्दू जो लैंग्वेज थी ये फ़ारसी ज़ुबान, तुर्किश लैंग्वेज और अरबी ज़ुबान की मिक्सचर थी, इसीलिए मुसलमानों ने कहा था कि हमारी लैंग्वेज होगी उर्दू। लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने कहा था कि हमारी लैंग्वेज होगी हिंदी। हिंदी संस्कृत ज़ुबान से निकली है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था हिंदी लैंग्वेज होगी हमारी, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज है ये तो है मुसलमानों की लैंग्वेज, लिहाजा हम इसको नहीं अपनाएंगे। फिर आर्य समाज 1875 में कायम हुई। इसका जो शुरू में मकसद ये था कि हमने जो हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करना है, सारे हिंदुओं को आके बराबर करना है। लेकिन बाद में हमने देखा गया कि इसी ने आके मुसलमानों के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि शुरुआत में इसका मकसद तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन इसने भी आगे जाके मुसलमानों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। फिर गौ प्रोटेक्शन सोसाइटी 1882 में कायम हुई थी।
गौ प्रोटेक्शन सोसाइटी, इसने क्या किया था कि जो मुसलमान जो ईद पे गाय ज़बह करते हैं, इसने उसके खिलाफ गए थे। इन्होंने कहा था कि हमारे क्योंकि जो हिंदू हैं वो गाय को रिस्पेक्ट देते हैं, उसको माता मानते हैं अपने मज़हब में, तो लिहाजा उन्होंने कहा था कि मुसलमान इस तरह ना करें। लिहाजा हमने देखा है कि एक और चीज़ हो गई थी जिसमें मुसलमान और हिंदू के आपस में इख्तलाफात आ गया था, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो मुसलमानों के जो पिसे हुए लोग हैं, जो लो लेवल के लोग हैं, इनको हमने ज़बरदस्ती हिंदू करना है। क्योंकि किसी भी लो लेवल लोग या पिसे हुए जो लोग होते हैं, इनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना या किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो लिहाजा शुद्धि मूवमेंट का टारगेट ही ये थे, जो मुसलमानों के जो पिसे हुए लोग, जो लो लेवल के लोग थे। उसके बाद एंटी मुस्लिम मूवमेंट बंगाल में उन्होंने शुरू कर दी। तो हमने देखा कि जो हिंदू थे, इन्होंने ओवरऑल पूरे इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के खिलाफ काम करने की वजह क्या थी? क्योंकि इनको पता था कि अभी जो अंग्रेज़ हैं, इनकी हुकूमत है, अंग्रेज़ मुसलमानों से सबसे ज़्यादा नफरत भी करते हैं और मुसलमानों से ही उनको ख़तरा है। तो लिहाजा अगर हम मुसलमानों के खिलाफ ही काम करेंगे तो हो सकता है ब्रिटिशर्स हमें इस चीज़ में कोई फ़ायदा दे। तो लिहाजा उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का इसमें रोल क्या था? ब्रिटिशर्स ने इसमें हिंदुओं की मदद की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये ख्याल था अगर हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों लड़ते रहेंगे तो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों आपस में दोनों मिलजुल गए तो हमारे लिए ख़तरा है। हो सकता है बाद में आके हमारे खिलाफ भी कोई जंग वगैरह लड़े तो हमें यहाँ से हटा दें। लिहाजा अगर ये दोनों खुद ही लड़ते रहेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। हालांकि उन्होंने इसमें हिंदुओं की मदद की थी। हालांकि उनका ये काम था कि वो उनकी हुकूमत है कि वो मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाएं, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया था क्योंकि उनको इस चीज़ में अपने लिए नुकसान नज़र आ रहा था और उनका ये था कि अगर ये दोनों लड़ते रहेंगे तो इसी चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा है। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने किस तरह कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट्स थे और हिंदू और मुसलमानों का क्या उसमें रोल था। फिर उनके आपस में जो इख्तलाफात हुए, क्या मुसलमानों पे क्या उसका असर हुआ, हिंदुओं पे क्या असर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।